आप सभी स्टूडेंट्स चार्ट नंबर 1 और आज जो मैंने पीडीएफ फाइल भेजी है उस फाइल को खोल के अपने पास रखिए और चार्ट नंबर 1 आप उसको खोल के रखिए। चार्ट नंबर 1 आप लोग खोल लीजिए। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कोपाशनरी यानी कि सहदाई कौन व्यक्ति होते हैं। जहां तक हम बात करते हैं किसी व्यक्ति से, कोई व्यक्ति, उसका पुत्र, उसका पौत्र और उसका पड़पोत्र, ठीक है, यही कोपाशनर होते हैं। 2005 के अमेंडमेंट के बाद में एक महिला या एक स्त्री को भी कोपाशनर कैटेगरीज में डाल दिया गया है। इसका मतलब यह है कि 2005 के बाद में अगर कोई महिला है या कोई लड़की है तो वो भी कोपाशनर की कैटेगरीज में आती है। और यानी कि कोई भी सहायक है, कोई भी सहायक यानी कि जैसे क नाम का व्यक्ति है, चार्ट नंबर 1 में आप देखिए, इसकी सहायकी की बात करें तो क के चार बेटे हैं, अ, ब, स और द। चारों ही बेटे सहायक हैं। अब क का पुत्र सहायक है, क का पौत्र यानी कि प जो है वो भी सहायक है, प, त, थ, म और न, ठीक है। और पड़पोत्र फ, पड़पोत्र जो फ है वो भी अपना आप में कोपाशनर माना जाता है, ठीक है। यहां तक एक बात हुई थी। और जो अमेंडमेंट 2005 में हुए हैं उसके बाद में कोई भी सहायक है या किसी सहायक की पुत्री, यहाँ जो वर्ड यूज किया हुआ है किसी सहायक, इसका मतलब ये है क वो भी अपना में एक सहायक है, अ वो भी अपना में एक सहायक है, प वो भी उस सहायक का हिस्सा है और फ वो भी एक सहायक का हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ जो है क और क, अ और प, इनका इनकी जो डॉटर्स है वो भी अपने आप में, इनकी जो पुत्रियां हैं वो भी अपने आप में सहायक, यानी कि पुत्री, पौत्री और पड़पोत्री भी अपने आप में कोपाशनरी की कैटेगरीज में आती है, ठीक है। और कोपाशनरी की कैटेगरीज में आने के कारण संपत्ति का विभाजन में उसका जन्म से हिस्सा हो जाता है और वह उस विभाजन को अपने लिए खुलवा सकती है, यानी कि ओपन ओपन करवा सकती है पार्टीशन को। ये एक महिला का भी एक राइट बनता है, एक लड़की का भी एक राइट बनता है 2005 के बाद में। कई सारे अमेंडमेंट्स होते हैं, मैंने आपको एक पीडीएफ फाइल भी भेजा था और उसमें बताया था कि कई सारे केसेस हुए। फाइनली जो है विनीता शर्मा का जो केस हुआ था उसके बाद में 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर किसी की महिला के पिता की मृत्यु 2005 से पहले भी अगर हो गई है तब भी उसका पार्टीशन में उसका हिस्सा बनेगा। और अगर पार्टीशन 2005 से पहले हो चुका है, यानी कि 20 दिसंबर 2004 की डेट दी हुई है, उसमें 20 दिसंबर 2004 से पहले अगर कोई पार्टीशन हुआ है तो उस पार्टीशन को महिला को खुलवाने का राइट नहीं है, ठीक है। लेकिन वो पार्टीशन जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए या फिर न्यायालय की डिग्री से होना चाहिए। मान लीजिए किसी का 1990 में पार्टीशन हुआ, वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर वो महिला का उस संपत्ति में भी हिस्सा बनेगा और जितना विभाजन जिन लोगों ने लिया वो वापस री अकाउंट रीजॉइन किया जाएगा और सब उस लड़की को भी उसका हिस्सा जो है उसमें दिया जाएगा। और कई सारे केसेस आपने लोगों ने देखे भी होंगे। बस ये चीज आप याद रखिए कि महिला का हिस्सा बनता है 2020 दिसंबर 2004 के बाद में, ठीक है। उससे पहले की पार्टीशन में किसी महिला का हिस्सा नहीं बनता है अगर वो पार्टीशन रजिस्टर्ड है या न्यायालय की डिक्री के द्वारा है तो। लेकिन अगर वो पार्टीशन रजिस्टर्ड नहीं है और न्यायालय की डिक्री के द्वारा नहीं है तो महिला भले वो पहले भी हुआ है उसको चुनौती दे सकती है, ठीक है। ये सारे प्रोविजन जो है इस एक्ट में किए हुए हैं। अब हम बात करते हैं सहायकी की। तो यहाँ क, अ, प और प ये अपना आप में कोपाशनर है। लेकिन ब और भ की हम बात करते हैं, ये कोपाशनर नहीं आते हैं, इनको पार्टीशन खुलवाने का राइट नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि क से लगा क, अ, प और फ ये सारों अगर मर भी जाते हैं तो अब जो बात करते हैं कोपाशनरी जो है शिफ्टेड हो चुकी है, नीचे की तरफ आ गई है और ब और भ भी अपना आप में एक हिस्सेदार होते हैं। लेकिन एक कंसेप्ट और है कि ब और भ ये अपने आप में भले ही उस समय सैद्धांतिक हो या ना हो लेकिन सगोत्र जरूर रहे। मैं फिर एक स्ट्रेस दे रहा हूं, आप देख लीजिए इसको, ब और भ। और इधर की हम बात करें क, द, न और च, ये अपना आप में सैद्धांतिक है। लेकिन छ और ज सैद्धांतिक नहीं है। लेकिन सैद्धांतिक न होने के बावजूद भी ये जो ब और भ, छ और ज जो है अपने आप में एग्नेट यानी कि सगोत्र माने जाते हैं। सगोत्र तो वो ही है, ठीक है ना, क्योंकि सगोत्र उसे कहते हैं जब कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से संबंधित है सिवा केवल पुरुष संबंधों के माध्यम से, केवल पुरुष संबंधों के माध्यम से, यानी कि इसका बेटा, इसका बेटा, इसका बेटा या इसका भाई या भाई का बेटा, तो वो सारा कनेक्शन जो है, वो कनेक्शन जो अपने आप में कहलाता है वो सगोत्र कनेक्शन कहलाता है। इसमें कहीं भी बीच में महिला रिलेशन नहीं आ रहा है। जैसे आप देखिए क का बेटा है अ, अ का बेटा है प,
प का फ का ब और ब का भ। ठीक है, तो इस सगोत्र वाला जो कंसेप्ट है इसको भी आप लोगों को माइंड में रखना है। सगोत्र ऊपर की तरफ भी जा सकता है और नीचे की तरफ भी जा सकता है। सगोत्र ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, जैसे पिता का पिता और उसका पिता अगर बात कर रहे हैं, या उसका भाई भी बात कर रहे हैं, जहां तक पुरुष संबंधों की बात है, पुरुष संबंधों से ही कनेक्टेड होता है, तो उसे हम कहते हैं सगोत्र। सगोत्र पे इसलिए स्ट्रेस दिया जा रहा है कि जब प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी नहीं है, जो लिस्ट मैंने आप लोगों को भेजी आज, उसमें 16 जने मैंने आइडेंटिफाई करके भेजे हैं, पर्पल कलर से उनको कलरफुल भी कर रखा है, 1 2 3 4 करके कुल मिला के 16 है। अगर इनमें से कोई पर्सन नहीं है तो सेकंड कैटेगरी को प्रॉपर्टी जाती है। ठीक है, सेकंड कैटेगरी का भी कोई पर्सन जीवित नहीं है तो फिर जो है सगोत्र है उनको मतलब वरीयता दी जाती है, वो उनको जो है पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है कि सगोत्र में अगर कोई है, जीवित व्यक्ति है, तो प्रॉपर्टी उस सगोत्र को भी चली जाएगी। और अगर सगोत्र में भी कोई व्यक्ति नहीं है तो फिर जो बंधुओं की लिस्ट आती है बनी की कैबिनेट। ठीक है, और बंधुओं का मतलब यह है कि जब दो व्यक्ति एक दूसरे से कनेक्टेड हैं लेकिन केवल पुरुष संबंधों के माध्यम से नहीं, तो फिर वो बीच में जहां कहीं भी कोई महिला आ जाएगी, तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं कि मेरे मामा, इसका मतलब यह है कि उनसे जो मेरा कनेक्शन है वो माता के जरिए है, तो वो मेरे सगोत्र नहीं है, वो मेरे बंधु की तरह कैटेगरीज में आते हैं। तो यहाँ सगोत्र को भी स्थान दिया हुआ है, लेकिन बंधुओं के ऊपर है। सगोत्र हमेशा बंधुओं के ऊपर होते हैं। सगोत्र में से अगर कोई एक व्यक्ति भी जीवित है, प्रॉपर्टीज को चली जाएगी, बंधुओं का नंबर नहीं आएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं महिला की। 2005 के बाद में कोपाशनल प्रॉपर्टी में एक महिला भी हकदार होती है और उसका विभाजन खुलवाने का अधिकार होता है। ठीक है, इस चीज को आप माइंड में बिठा लेना कि एक महिला और एक मतलब पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अगर जो है अगर किसी हिंदू व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, यानी कोई हिंदू व्यक्ति है, उसने अपनी प्रॉपर्टी का विभाजन नहीं किया है, निर्वसित मृत्यु हो जाती है, तो अब जो की बात करें सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग जो जितने भी हायर्स उसके हैं या जितने भी उत्तराधिकारी है उन सभी को जो है समान रूप से उसका हिस्सा मिलेगा, और बेटी जो है वो भी उसमें बराबर की हकदार है। मतलब ये मान के चलिए कि कोई अंतर नहीं है, चाहे वो बेटा हो चाहे वो बेटी हो, प्रॉपर्टी दोनों को एक समान रूप से मिलेगी। ठीक है, यहाँ एक बात हमेशा आप याद रखना कि जब विभाजन होता है तो जो पुरुष व्यक्ति जो संपत्ति प्राप्त करता है या उसके कोई संतान है, जैसे एक चार्ट नंबर आप 1 जो है उसका आप एक बार आप ओपन करिए। मान लीजिए कि यहाँ क अ ब स और द इनमें पार्टीशन होता है। ठीक है, इसमें जो ब नाम का व्यक्ति है, इसको मान लीजिए कि आप महिला है आज की तारीख में। ठीक है, ये महिला है, और अब स और द जो अपना में पुरुष है। जो ही प्रॉपर्टी डिवाइड हुई 1/5 जो है हिस्सा जो है वो क को मिल जाएगा, अ को 1/5 मिलेगा, ब को भी 1/5, स को भी 1/5 और द को भी 1/5, यानी कि एक प्रॉपर्टी इन पांचों में डिवाइड हो चुकी है। अपुरुष है क्योंकि उसको जो संपत्ति मिली है पुश्ते नहीं मिली है। ठीक है, तो यहाँ प और फ और जो ब है, अब उसकी नई कोपाशनल स्टार्ट हो चुकी है की उस संपत्ति के बाद में प फ और ब का जो हिस्सा है वो जन्म से उस प्रॉपर्टी में है। ठीक है, लेकिन ब नाम की जो महिला है, इस महिला का राइट जो है उस प्रॉपर्टी के ऊपर एब्सोल्यूट होता है, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। ये आप जब धारा जो है 14 पढ़ेंगे, 14 में क्लियर लिखा हुआ है कि अगर किसी महिला को कोई प्रॉपर्टी वसीयत से मिलती है या दान से मिलती है, चाहे वो किसी भी प्रकार से उसको प्रॉपर्टी मिलती है, वो उसकी एब्सोल्यूट ओनर है, वो चाहे उसका वो ट्रांजिशन कर सकती है। लेकिन यहाँ जो है पुरुषों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है की है कि पुश्तैनी संपत्ति अगर उसको मिली है तो उसकी जो बच्चे हैं या उत्तराधिकारी उनमें उनका उस प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है या उसका हिस्सा बनता है। ठीक है, जबकि महिला की को अगर कोई प्रॉपर्टी मिली है, चाहे वो दहेज से मिली हो, चाहे वो विभाजन से मिली हो, चाहे पिता से मिली हो, चाहे ससुर से मिली हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से मिली हो, वो अपनी प्रॉपर्टी की एब्सोल्यूट ओनर होती है। ठीक है, उसके ऊपर किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। हाँ, रेस्ट्रिक्शन ये है कि छोटा मोटा रेस्ट्रिक्शन है कि अगर उस पिता से उसको कोई प्रॉपर्टी मिली है और उसके मृत्यु के बाद में अगर उसके फर्स्ट कैटेगरी के वारिस जीवित नहीं है, तो फिर वो जो प्रॉपर्टी है वापस जो है पिता के वारिसों को चली जाएगी। ये छोटा मोटा है। या ससुर से कोई प्रॉपर्टी मिली और उसकी मृत्यु के समय उसके कोई वारिस अवेलेबल नहीं है, तो उसके पति के वारिसों को चली जाएगी। ये सेक्शन 14, 15 या 16 के जरूर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक जनरली बात हुई एक महिला का एक प्रॉपर्टी में हिस्सा बनता है। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन व्यक्ति जो है पार्टीशन में अपना हिस्सा रखते हैं या कौन कौन व्यक्ति जो है पार्टीशन खुलवा सकता है। अब आपको जो मैंने चार्ट नंबर 3 अभी भेजा था आधे घंटे पहले, उसको आप खोल लीजिए।
आप लोगों ने खोल लिया उस चार्ट को? जो चार्ट नंबर 1 मैंने आपको भी 15-20 मिनट पहले इस ग्रुप में जी भेजा सर। था, कल कल भी भेजा था, लेकिन उसमें नंबरिंग नहीं था। उस नंबरिंग के अकॉर्डिंग हम बात करते सच हैं। बोलिए। एक ठीक है, अपनी वॉइस क्लोज कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कि ये जो मैंने चार्ट भेजा है, इसमें एक व्यक्ति है जो मर चुका है। ठीक है, मृत डिस्काउंट एक पर्सन है। इसकी एक विधवा पत्नी है, एक माता है, एक पुत्री है और एक पुत्र है। यानी कि इसके फिलहाल हम बात करते हैं 4 जन हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी जो है उस व्यक्ति की निर्वसित प्रॉपर्टी है और ये इन चारों में बराबर रूप से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इस बात को आप याद रखना कि प्रॉपर्टी जो है चारों में बराबर रूप से डिवाइड हो जाएगी। 1/4 जो है, मैंने रेड कलर से कर रखा है, 1/4 उसकी जो विधवा वाइफ पत्नी है उसको मिलेगी। 1/4 उसकी माता को मिलेगी। इसमें सौतेली माता इंक्लूड नहीं है। स्टेप मॉम्स जो है इसमें यहां नहीं आएगी, वो आएगी आगे आएगी, लेकिन यहां नहीं, वो फर्स्ट कैटेगरी में नहीं आती है। ठीक है, इवन जो व्यक्ति मरा है उसका पिता भी यहाँ पे नहीं है। उसकी माता का उस प्रॉपर्टी पे हक बन रहा है, लेकिन पिता का उस प्रॉपर्टी पे हक नहीं है। फर्स्ट कैटेगरी में नहीं है, सेकंड कैटेगरी में आ जाएगा। फिर थर्ड आप बात करते हैं पुत्र का। ठीक है, तो जो मैंने पर्पल कलर से जितना कर रखा है, ये सारे पर्सन है, अलग अलग पर्सन है जिनको मैंने पर्पल से कलर से कर रखा है, और अलग से नंबरिंग भी दे रखी है। और फोर्थ जो है डॉटर है, यानी कि 1/4 माँ को, 1/4 विधवा को, 1/4 उस बच्चे को, और 1/4 उसकी डॉटर को डिवाइड वो प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि अगर किसी व्यक्ति के एक से अधिक पत्नियां जीवित हैं, वैसे जनरली तो 1955 के बाद कोई व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता है, लेकिन 1955 से पहले अगर किसी ने शादी कर रखी है और उसके एक से अधिक पत्नियां हैं, मान लीजिए 3 पत्नियां हैं किसी व्यक्ति की, और उसकी मृत्यु के बाद में उन सभी विधवाओं को वो जो 1/4 हिस्सा है, उसी में से हिस्सा मिलेगा। उनका हिस्सा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि 3 पत्नियां हैं, तो सभी को 1/12, 1/12, 1/12 और 1/12, सभी को 1/12 हिस्सा मिलेगा, और 1/4 के अंदर से ही वो हिस्सा मिलेगा। माता माता की बात करें, माता भले ही सौतेली माता है, उसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। सिर्फ सगी जो माता है उसी को इस फर्स्ट कैटेगरी में हिस्सा मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की विधवा माता है, वो सॉरी विधवा पत्नी है, वो भी मर चुकी है और माता भी मर चुकी है। प्रॉपर्टी जो उत्तरजीवी बच्चा है, लड़का और लड़की दोनों में 1/2 के हिसाब से डिवाइड हो जाएगी। यहां तक किसी को कुछ पूछना था आप पूछ लीजिए, क्योंकि यहाँ उत्तरजीविता है, यानी कि इनका जो हिस्सा है वो शिफ्टेड हो जाएगा बच्चों के अंदर। अगर वो जीवित ही नहीं है, किसी की माता जीवित नहीं है, या किसी की विधवा पत्नी जीवित नहीं है, तो बच्चा वो जो हिस्सा है 1/4 शिफ्टेड होकर 1/2 यानी कि पुत्र और पुत्री में बराबर रूप से, समान रूप से विभाजित हो जाएगा। कोई डिफरेंट नहीं है यहां तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके नीचे की जो ब्रांच जो है, यानी कि 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। ठीक है, यहां जो प्रॉपर्टी है, जो इनको इस व्यक्ति को जो हिस्सा मिला है, वो जो है इन तीनों में वापस बराबर रूप से डिवाइड हो जाएगा। इनका इनका भी इसमें हिस्सा बनता है। जैसे मैंने लिखा पूर्वमत पुत्र की पुत्री या पूर्वमत पुत्र का, तो ये अपनी ब्रांचेस से हिस्सा कवर करते हैं। आपकी जो किताबें हैं उसमें आप थोड़ा सा देख लेना कि कई जगह आपको 12% दे रखे हैं कि 12 व्यक्ति जो वो हकदार है फर्स्ट कैटेगरी में। 2005 के बाद में अमेंडमेंट हो चुका है और 4 व्यक्ति इसमें ऐड हो चुके हैं। कई मैंने नई किताबें भी देखी 2018-19 की, उनमें भी उस अमेंडमेंट को लिखा नहीं है। इसलिए मैंने ये चार्ट बनाया है कि कुल मिला के ये 16 व्यक्ति हैं, 12 नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ 12 नहीं है, ये 16 है। ये 16 ही जो है इस प्रॉपर्टी में हकदार होते हैं। ठीक है, अगर ये व्यक्ति मर चुका है तो उसके जो नीचे के जो बच्चे हैं उसमें चले जाएंगे। और जैसे जो पूर्व मत लिखा है, इसका मतलब ये व्यक्ति मर चुका है, जिसका ये पर्सन, इसके बारे में ये साधारण प्रोविजन है। ठीक है, तो ये सारा जो प्रॉपर्टी का जो डिवाइडेशन है वो इस प्रकार से होता है और इन 16 में डिवाइड हो जाती है। अब आप चार्ट नंबर जो थर्ड है उसको एक बार आप खोल लीजिए। चार्ट नंबर जो थर्ड है, खोल लिया आप लोगों ने? चार्ट नंबर थर्ड की हम बात करें। अब फर्स्ट कैटेगरी में इन 16 में से एक भी व्यक्ति जीवित नहीं है।
इस चीज पे आप गौर करना, अगर फर्स्ट कैटेगरी में इतने लोग हैं, उनमें से अगर एक भी व्यक्ति जीवित नहीं है, तब प्रॉपर्टी सेकंड कैटेगरी के पर्सन को जाएगी, अदरवाइज प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। मान लीजिए कि फर्स्ट कैटेगरी में एक भी व्यक्ति जीवित है, तो सेकंड कैटेगरी स्टार्ट ही नहीं होगी। ठीक है। अब चार्ट नंबर थर्ड में जो लिखा हुआ है कि पुत्र है, डॉटर मतलब सन है, डॉटर है, विडो है, मदर वगैरह, उसके बाद में आवाज फट रही है, ऐसी हो रही है। ये शायद आपके उसमें हो सकती है टेक्निकल प्रॉब्लम, आप नेटवर्क में नहीं होंगे। नहीं सर, काफी फ्लक्चुएशन है। अब हम बात करते हैं, अब आ रही मेरी आवाज क्लियर? सर तो आवाज में क्या साउंड खराब हो रहा है, इस वजह से ईयरफोन लगाते तो कान में भी प्रॉब्लम हो सकती है, इस वजह से आप थोड़ा साफ करो, ठीक रहे। ईयरफोन से और ज्यादा प्रॉब्लम आती थी, इसलिए फिर मैंने ईयरफोन नहीं लगाए। चलिए हम हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम से हो सकता है कि आवाज में प्रॉब्लम आ रही हो। और कोई स्टूडेंट है जिसको आवाज में प्रॉब्लम आ रही हो? सर मैं भी आपको सही रूप से नहीं सुन पा रहा हूँ, मैं सोच रहा था मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। आपकी भी आवाज मुझे साफ नहीं आ रही नरेश जी, थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकता है ये। सर आपकी आवाज बहुत चलिए मैं थोड़ा स्लो ही बोल लेता हूँ। नॉइस टाइप है आवाज में। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम से हो सकता है। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ चलिए रही। चलो चलिए मैं थोड़ा स्लो ही बोलता हूँ कि फर्स्ट कैटेगरीज में 16 व्यक्ति होते हैं। जो मैंने लिस्ट आप लोगों को चार्ट नंबर थर्ड बना के भेजी थी उसमें, और अभी जो थोड़ी देर पहले भेजा है उसमें 16 पर्सन है। इन 16 व्यक्ति में से अगर एक भी व्यक्ति जीवित नहीं है, तो प्रॉपर्टी सेकंड कैटेगरीज के जो पर्सन है उनको चली जाती है। सेकंड कैटेगरी में जो फर्स्ट नंबर का व्यक्ति है उसको सारी प्रॉपर्टी मिलेगी। अगर वो जीवित नहीं है तो फिर जो सेकंड नंबर का पर्सन आएगा उसको वो प्रॉपर्टी मिलेगी। यहाँ हम बात करते हैं कि सेकंड कैटेगरी में जो फर्स्ट नंबर पे आता है उसका उसका नाम है पिता। यानी कि अगर फर्स्ट कैटेगरी के वारिस जीवित नहीं है, तो सेकंड क्लास के जो पर्सन है उनको वो प्रॉपर्टी जाएगी। और सेकंड क्लास में अगर पिता जीवित है किसी व्यक्ति का, तो सारी प्रॉपर्टी उस पिता को चली जाएगी। पिता नहीं है तो पुत्र की पुत्री का पुत्र, यानी कि पुत्र की जो पुत्री है उसका जो पुत्र है, और पुत्र की पुत्री की पुत्री, फिर भाई और बहन, इन चारों को समान रूप से वो प्रॉपर्टी चली जाएगी। यहां ये सिर्फ 4 व्यक्ति है, यानी कि मान लीजिए पिता भी नहीं है तो फिर ये 4 व्यक्ति आते हैं। इन चारों को ये प्रॉपर्टी समान रूप से इक्वल डिवाइड हो जाएगी, 1/4, 1/4, 1/4। ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी का पिता भी नहीं है और ये चारों लोग जो मैंने बताए ये भी नहीं है, तो फिर प्रॉपर्टी जो है थर्ड नंबर पे जो पुत्री के पुत्र का पुत्र और पुत्री के पुत्र की पुत्री और पुत्री की पुत्री का पुत्र और पुत्री की पुत्री, जो मैंने अभी चार्ट बना के भेजा है आप उसको देख लेना, उस चार्ट में उसको ये वो प्रॉपर्टी चली जाएगी। अगर ये भी जीवित नहीं है तो पिता का पिता और पिता की माता, इसका मतलब ये नहीं दादा और दादी को भी ये प्रॉपर्टी जा सकती है अगर कोई व्यक्ति जीवित नहीं है तो। यानी कि फर्स्ट कैटेगरी के कोई व्यक्ति जीवित नहीं है, सेकंड कैटेगरी में क्लोज 1, 2, 3, 4 में भी कोई जीवित नहीं है, तो 5 नंबर पे यानी कि वो प्रॉपर्टी दादा और दादी को भी चली जाएगी। ठीक है। फिर हम बात करते हैं, हेलो आवाज आ रही मेरी आप लोगों को? यस सर, आ रही है। यस सर। यस सर। आवाज प्रॉब्लम कितने लोगों को है? आप मुझे एक बार ग्रुप में मैसेज कर देना कि ये प्रॉब्लम आ रही है वॉइस की। सर अब ठीक आ रही है थोड़ी। आपकी भी मुझे अभी आवाज साफ नहीं आ रही। ये नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है कि आप शायद नेटवर्क में प्रॉपर नहीं होंगे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ जो दादा दादी भी नहीं है तो पिता की विधवा। ठीक है। यहाँ जो पिता की विधवा की बात करें तो सौतेली माता यहाँ आती है, क्योंकि पिता की माता तो पहले नंबर पे आ चुकी है, यहाँ पिता की विधवा, इसलिए जो है यहाँ सौतेली माता यानी कि 6 नंबर पे सौतेली माता और भाई की विधवा, यानी कि भाई की जो वाइफ है, भाई भी नहीं है और भाई की जो वाइफ है, इन दोनों को प्रॉपर्टी बराबर रूप से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद में अगर कोई पिता का भाई और पिता की बहन, यानी
पिता का भाई यानी चाचा और बुआ, इनको भी प्रॉपर्टी जा सकती है जब अगर ये 1 से लगाकर 6 तक कोई पर्सन नहीं है, ठीक है, तो 7 नंबर पे इन लोगों को चली जाएगी। अगर ये भी जीवित नहीं है तो माता का पिता यानी कि नाना और माता की माता यानी नाना और नानी, यानी नाना और नानी को भी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी अगर ये लोग इनमें से कोई भी एक पर्सन जीवित नहीं है। और फाइनली माता का भाई और माता की बहन यानी कि मामा और मासी को भी ये प्रॉपर्टी चली जाएगी अगर इनमें से एक भी व्यक्ति जीवित नहीं है तो, ठीक है। और अगर इन फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में भी कोई जीवित नहीं है तो हम बात करते हैं थर्ड क्लास की, यानी कि थर्ड स्टेज पे। थर्ड स्टेज पे जो पर्सन है उसमें आते हैं सबसे पहले सगोत्र। सगोत्र की डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और फाइनली बंधु। अगर सगोत्र भी नहीं है तो फिर बंधुओं को, और बंधु भी नहीं है तो प्रॉपर्टी फिर गवर्नमेंट को चली जाएगी, सरकार उस प्रॉपर्टी को फॉरफिट कर लेगी, उस प्रॉपर्टी को जब्त कर लेगी। तो ये जो सारे प्रोविजन है प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सारे किए हुए हैं। अब हम बात करते हैं विभाजन की। तो विभाजन सगोत्र जो और है गोत्रज दोनों एक होते हैं ना? हाँ, सगोत्र और गोत्रज एक ही है। एग्नेट, इंग्लिश में इसको एग्नेट बोलते हैं और हिंदी में इसको सगोत्र, कई जगह सपित्र भी लिखा हुआ है, सपित्र भी कहा जा सकता है, ठीक है। इवन ये मान के चलिए कि आप इसमें सपिंड भी इंक्लूड हो सकते हैं। सपिंड तो बहुत छोटा कंसेप्ट है क्योंकि वो पुरुष संबंधियों के माध्यम से ही, और यहाँ भी जो सगोत्र है पुरुष संबंधों के माध्यम से, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा हो जाता है। सगोत्र और पित्र जिसको एग्नेट बोलते हैं थोड़ा सा बड़ा कंसेप्ट है, और सपिंड जो है वो तो थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं संपत्ति के विभाजन की, पार्टीशन की। पार्टीशन कैसे होता है, कौन व्यक्ति पार्टीशन खुलवा सकता है, ये छोटे मोटे कुछ क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पुत्र की, पौत्र की और पड़पौत्र की। यहाँ पुत्री, पौत्री और पड़पोत्री भी अपना आप इंक्लूड है, इनको पार्टीशन खुलवाने का राइट होता है, ठीक है। सेकंड हम बात करते हैं कि इसके अलावा कोई पुत्र जो है इलीगल पुत्र है तो क्या वो पार्टीशन खुलवा सकता है? इलीगल पुत्र को पार्टीशन खुलवाने का राइट इस एक्ट में नहीं है। सिर्फ मेंटेनेंस पाने का, जिससे वो इलीगल पुत्र है उसे मेंटेनेंस या भरण पोषण पाने का या जो भी उसका राइट हो दूसरा अदर राइट्स बना रहेगा, लेकिन मेंटेनेंस खुलवाने का राइट इलीगल सन्स को नहीं होता है। विधवाओं की बात करें, विधवाओं को पार्टीशन खुलवाने का राइट नहीं है, लेकिन जब पार्टीशन होता है तब उसमें अपना पति का जो हिस्सा उसका बन रहा है वहां उस हिस्से को लेने की वो अधिकारी हो जाती है। अदरवाइज पार्टीशन ओपन करवाने का राइट जो एक विडो महिला का नहीं होता है। फिर हम बात करते हैं दत्तक पुत्र, यानी कि कोई पर्सन जो है एडॉप्टेड है या किसी को दत्तक लिया गया है तो दत्तक पुत्र भी जो है पार्टीशन खुलवा सकता है, उसको दत्तक पुत्र को भी पार्टीशन खुलवाने का अपना एक राइट होता है। अब हम बात करते हैं कि क्या कोई बच्चा या अवयस्क जिसने 18 साल की उम्र पूरी नहीं की है क्या वो पार्टीशन खुलवा सकता है? देखिए इसमें दो कंसेप्ट है। जनरली वो पार्टीशन नहीं खुलवा सकता, लेकिन अगर उसके इंटरेस्टेड कहीं कहीं इफेक्टेड हो रहे हैं या परिवार उसके हित के अगेंस्ट काम कर रहा है तो अपने गार्जियन या संरक्षक के माध्यम से एक बच्चा भी पार्टीशन खुलवा सकता है। ये थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन फिर भी अगर परिवार या उसके हित जो बच्चे के अगेंस्ट जा रहे हैं, यानी कि परिवार वाले हो सकता है उस प्रॉपर्टी को ऐसा ट्रांजेक्शन कर दे कि इन फ्यूचर उसको कुछ नहीं मिले, तो वो अपने संरक्षक के जरिए जो भी उसका गार्जियन है उसके जरिए वो न्यायालय में केस कर सकता है और प्रॉपर्टी पे पार्टीशन ले सकता है। पार्टीशन के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप पार्टीशन का रजिस्ट्रेशन कराओ। एक प्लेन पेपर, जैसे ये पेपर आप लोगों को दिख रहा है, सिर्फ प्लेन पेपर के ऊपर भी पार्टीशन हो सकता है, उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। अगर सारे पार्टीज उसकी राजी हैं और सिग्नेचर करने के लिए तैयार हैं और तो प्लेन पेपर के ऊपर भी हो जाएगा, मतलब पार्टीशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप प्लेन पेपर कराओगे तो आपको कोई पक्षकार कहेंगे भविष्य में अड़ंगा लगाएगा, कहेंगे उसको टेक्निकल उलझा देगा, तो ज्यादा बेटर ये है कि आप रजिस्टर्ड करवाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। एक सजेशन है कि कभी किसी को सलाह ना दें कि प्लेन पे करवा लो, हो तो जाएगा लेकिन फिर आप उसको प्रूव करने में और कई प्रॉब्लम्स उसमें आ सकती है। तो उससे बचने के लिए बेटर ये है कि आप जो भी पार्टीशन करते हो स्टाम्प पे करवा लो, उसका रजिस्ट्रेशन करवा लो, दैट इज बेटर। भले थोड़ा बहुत लग जाएगा खर्चा, लेकिन हाँ ठीक है, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है। या फिर न्यायालय में चले जाओ और वहीं से डिग्री ले लो, उसके ऊपर समझौता डिग्री भी ले लो, तब भी वो एक आप मतलब एक सेफ साइड है। लेकिन पार्टीशन में आप प्लेन पेपर की बात करें, हो सकता है उस पर भी कोई बड़ी चीज नहीं हो, कई लोगों ने किया भी और होता भी है, और कई लोग उलझते भी इस चीज में।
सेकंड चीज, पार्टीशन के ऊपर सारी पार्टीज के सिग्नेचर होना जरूरी है। जितने भी लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, जिनका हिस्सा बनता है, वो उसमें उसमें या तो अगर कोई व्यक्ति अपना हिस्सा पहले से लेके अलग चला गया है तो बात अलग हो गई, लेकिन अगर अलग नहीं गया है तो हर एक व्यक्ति जो उसमें इंटरेस्टेड है, उसका जिनका उसमें अंश बनता है, जिसका उसमें हिस्सा है, उसके हस्ताक्षर जरूरी है। अदरवाइज पार्टीशन जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा और ये जो फिर न्यायालय में उसको चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक बड़ा परिवार है, उस परिवार में दो प्रकार की प्रॉपर्टी है, एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी और दूसरी पुश्तैनी प्रॉपर्टी। जहां तक हम बात करते हैं कि जो पार्टीशन है वो पुश्तैनी प्रॉपर्टी का ही होता है, लेकिन एक व्यक्ति ये कहता है कि मेरी खुद की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भी मैं इस जॉइंट स्टॉक में डालना चाहता हूं, तो वो डाल सकता है। कोई अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी भी जॉइंट अकाउंट में अगर डाल के पार्टीशन करना चाहता है तो वो पार्टीशन कर सकता है। वो कोई व्यक्ति कहता है कि ये मकान जो है मैंने खुद ने अपनी मेहनत से कमाया, लोन लेके किया है, लेकिन अब विभाजन हो रहा है, मैं विभाजन में इसको डालने के लिए तैयार हूं, तो वो ऐसा कर सकता है। लेकिन एक बार अगर वो उस पार्टीशन में आ गया तो वो प्रॉपर्टी जो है संयुक्त परिवार की प्रॉपर्टी ही मानी जाएगी। फिर वो इन फ्यूचर कभी ये नहीं कह सकता कि ये प्रॉपर्टी जो है वो मैंने खुद ने सेल्फ एक्वायर थी, मुझे मेरा हिस्सा नहीं मिला, वो ये बातें नहीं कर पाएगा। तो ये इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। चार्ट नंबर 1 जिन लोगों ने खोल रखा है, एक बार चार्ट नंबर 1 को आप देखिए। चार्ट नंबर 1 में क नाम का व्यक्ति है, इसके 4 बच्चे हैं, अ, ब, स और द। जहां पार्टीशन हो रहा है इन चारों को उसके ऊपर सिग्नेचर करना जरूरी है। ठीक है, मान लीजिए कि अ नाम का व्यक्ति कहता है कि मैं अपनी वाइफ से सिग्नेचर कराता हूं, मैं अपने इसके ऊपर साइन नहीं करूंगा। अ या ब ये कहते हैं कि हमारी बजाय जो है हमारी वाइफ इसके ऊपर सिग्नेचर कर देगी, ये वैलिड नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं ये वैलिड नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हुए हैं कि जिनमें वाइफ ने भी कर दिया और उसके बावजूद अ और ब ने उस प्रॉपर्टी के ऊपर अपना पोजेशन किया, उसका पर्टिकुलर कोई पार्ट जो है सेल कर दिया, तो फिर अ और ब जो है इस बात से इनकार नहीं कर सकते। यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन अराइज हो रहा है और वो फिर कई सारे केसेस में उलझता है, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति जो उस प्रॉपर्टी में से अपना कोई हिस्सा बेच देता है तो उसके ऊपर वो पार्टीशन एप्लीकेबल हो जाएगा, भले ही उसको खुद के उसके ऊपर साइन नहीं हुआ। और जो व्यक्ति ऐसा एक बार अपनी उस प्रॉपर्टी से कोई हिस्सा ले लेता है, उसका विक्रय कर लेता है या कोई लाभ प्राप्त कर लेता है, फिर वो उस चीज से इनकार नहीं कर सकता। तो यहाँ एक कॉम्प्लिकेशन अराइज होता है कि क्या क्या कोई महिला साइन कर सकती है। जनरली रूल ये है कि महिला साइन नहीं कर सकती, लेकिन अगर किसी मामले में कर दिए हैं और उस व्यक्ति ने, जिसकी वो पत्नी है, उस व्यक्ति ने उस प्रॉपर्टी से कोई बेनिफिट्स गेन कर लिए हैं या लाभ ले लिए, तो फिर वो व्यक्ति वो खुद इनकार नहीं कर सकता, लेकिन दूसरे लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं इस चीज का। ठीक है ना, तो इस चीज को आप थोड़ा सा देख लेना कभी भी पार्टीशन कर रहे हो तो जो उसके पार्टी से उन्हीं के बीच में पार्टीशन हो। ठीक है, तो ये यहाँ तक जो जनरल प्रोसेस हुआ है पार्टीशन का। यहाँ तक अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो तो पूछिए। सर सहदायिक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रोपोर्शनल्स, मैं बोल रहा हूँ दोनों ही एक साथ बोल रहा हूँ, प्रोपोर्शनलीज। सर है ना, जैसे कि इसमें आप कोपार्शनल की बात कर रहे हैं, तो ऐसा मानते हैं जैसे फर्स्ट चार्ट से। एक बार आप वापस आवाज, हेलो, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, एक बार वापस पूछिए। अब आ रही है सर हाँ, आवाज? सर मैं ऐसे बोल रही थी, चार्ट 1 हाँ, की बोलिए। बात करते हैं, क लेते हैं और अ प फ लेते हैं। तो सर इसमें फ की बात करते हैं, फ जो है जब, आवाज आ रही है सर? नहीं, थोड़ा सा कट कर रही है। अब चार्ट नंबर 1 की बात करें, हाँ बोलिए। 1 में सर उसमें ना जैसे क तो मुखिया है, अ प फ की बात करें तो फ सर पड़पोत्र हो गया। हाँ, तो सर है ना, जब इसमें ना फो का हिस्सा है। हाँ सर, तो अगर कोई ऐसी मतलब संयुक्त परिवार की संपत्ति है, अगर वो सेल कर देता है और फ उस वक्त 18 साल से कम की उम्र का होता है, और जब वो 18 साल के बाद होता है तो उसको उसका बेनिफिट कुछ नहीं मिला सर, वो जो कैश है वो तो उन्होंने आपस में ले लिया, तो फिर वो कुछ क्लेम कर सकता है क्या? देखो एक्चुअली में क्या होता है कि जब नाम का व्यक्ति है, उसने उस प्रॉपर्टी को, जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी, विभाजन के बाद में अपना हिस्सा बना, परिवार के कर्ता के कुछ राइट्स होते हैं। मैंने आपको लोगों को पहले भी कहा था कि परिवार की जो कर्ता हैं उसके आप राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ लेना कि वो परिवार के लिए कब प्रॉपर्टी को बेच सकता है, कब सेल कर सकता है, कब नहीं बेच सकता। ठीक है, अगर वो उस ड्यूटी में वो उस प्रॉपर्टी को बेच रहा है तो कोई किसी भी व्यक्ति को ऑब्जेक्शन करने का राइट नहीं है। लेकिन अगर वो ड्यूटी से बियॉन्ड जाके वो बेच रहा है तो ऑब्जेक्शन करने के राइट अराइज हो जाते हैं। यहाँ जो है सदैव संपत्ति में जो
पुत्र है, पौत्र है, पड़पोत्र है, इनका जन्म से हिस्सा है, इसलिए उसका वो राइट बनता है। ठीक है, लेकिन अगर वो ड्यूटी से बियॉन्ड जाके बेच रहा है, जो जो कर्ता की जो ड्यूटीज है, ठीक है ना, तब तो फिर वो उनको दूसरे सदा ही रोक सकते हैं। तो सर फिर वो हाँ, claim कर सकते हैं कि ना कि इसमें जो भी पार्टीशन जैसे कैश जैसे आया तो एग्जाम्पल के तो सुनो मेरी बात, वो आपस में देखो सुनो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क नाम के व्यक्ति ने प्रॉपर्टी चारों बच्चों में डिवाइड कर ली। ठीक है, अब जो ब व्यक्ति को जो प्रॉपर्टी मिली है 1/5 उसका हिस्सा है। यहाँ जो है जन्म से त और थ भी उस प्रॉपर्टी में हकदार है। अब जो थ है, मान लीजिए वो महिला है या लड़की है, अब उसकी शादी करने के लिए या उसके कुछ खर्चे करने के लिए, पढ़ाने के लिए या और भी मेंटेनेंस के लिए परिवार को जरूरत है पैसों की। ठीक है, त को भी पढ़ाने के लिए कुछ जरूरत है या कहीं उसको फॉरेन भेजना, तो कुछ परिवार के खर्चों के लिए जरूरत है, तो बर व्यक्ति जो है उस भले ही त और थ का हिस्सा बन रहा है उस प्रॉपर्टी में, लेकिन कर्ता होने के नाते परिवार को चलाने के लिए वो उस प्रॉपर्टी का पर्टिकुलर हिस्सा बेच सकता है, उसका राइट बनता है, क्योंकि वो मेंटेन वही कर रहा है, सारी प्रॉब्लम उसी को सॉल्व करनी है। इन फ्यूचर वयस्क होने के बाद त और थ ये नहीं कह सकते कि मेरी हमारे भी हिस्सा बनता था, प्रॉपर्टी बेचती, तो वो कर्ता का राइट है। अगर वो उस राइट में आता है तो चुनौती नहीं दी जा सकती, और राइट से परे जाके करता है तो फिर वो मान लीजिए वो कहता है मुझे जुआ खेलने के लिए मुझे पैसे चाहिए, तो फिर वो ऐसे ट्रांजेक्शन नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो जब कर्ता के हैसियत से कोई काम किया जा सकता है तो उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। यहाँ मेन चीज जो है कर्ता के राइट्स और ड्यूटीज जो है उनको बहुत स्ट्रांगली फॉलो किया जाता है हिंदू लॉ में। जी सर। एनी क्वेश्चंस? और कोई क्वेश्चन? चलिए अब हम बात करते हैं एक हिंदू महिला की। अगर कोई हिंदू महिला जो है उसकी प्रॉपर्टी की बात करें, कोई भी प्रॉपर्टी जो उसको प्रॉपर्टी मिलती है उसकी एब्सोल्यूट ओनर होती है, और उसके पोजीशन में कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे उसको वो शादी के दौरान दी गई हो, चाहे वो उसका स्त्री धन हो या और भी किसी प्रकार से जो उसको प्रॉपर्टीज मिली है, या उसका प्रेस्क्रिप्शन से हो या विवाह के समय हो, या मतलब जो भी जैसी भी हो, वो उसकी एब्सोल्यूट ओनर हो, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। वो जब चाहे जैसा चाहे उस प्रॉपर्टी का वो ट्रांजेक्शन कर सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक महिला जो है निर्वसित जो है वो मर जाती है, तो फर्स्ट वो प्रॉपर्टी किन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। यहाँ जो है कुल मिला के 5 लोग हैं, 5 कैटेगरीज बनी हुई है, उन कैटेगरीज में वो प्रॉपर्टी जाती है। फर्स्ट कैटेगरी में बात कर रहे हैं उसके पुत्रों को और पुत्रियों को, और अगर वो उनके पुत्र पुत्री मर चुके हैं तो मृत पुत्र पुत्री के जो बच्चे हैं उनको भी वो प्रॉपर्टी चली जाएगी, और पति को। तो ये जो है यानी कि उसी का जो एक परिवार है, या पुत्र पुत्रियां हैं या उनके जो पोते पोतियां हैं, तो उनको प्रॉपर्टी वो चली जाएगी। अगर इनमें से कोई भी जीवित नहीं है, पति भी जीवित नहीं है, बच्चे बच्चियां भी जीवित नहीं है, पोते पोतियां भी नहीं है, तो फिर वो प्रॉपर्टी चली जाएगी पति के वारिसों को। पति के वारिसों की बात करें, वापस वो फर्स्ट कैटेगरी जो आप लोगों ने पढ़ी थी जिसमें 16 जने हैं, वो सारे वो पति के वारिस हैं। उनमें से भी अगर कोई पर्सन नहीं है तो फिर कोई उस स्त्री के माता और पिता, 3rd नंबर पे आते हैं माता और पिता को, वो सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी, दोनों बराबर रूप से उस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। ठीक है, 4th नंबर माता पिता भी नहीं है तो पिता के जो वारिस हैं, यानी कि पिता के वारिस जो है वापस वो जो 16 पर्सन है, उनमें से अगर कोई भी व्यक्ति जीवित है वो उस प्रॉपर्टी का वो व्यक्ति हकदार हो जाएगा। और यहाँ पिता के वारिस भी नहीं है तो फाइनली माता के जो वारिस हैं, उत्तराधिकारी हैं, माता के वारिस को वो प्रॉपर्टी चली जाएगी। वैसे इतना लंबा इन्होंने दे रखा है कि मुझे नहीं लगता कि कभी कोई प्रॉपर्टी सरकार को गई हो, लेकिन बहुत रेयर टू रेयर केस में जा सकती है। अदरवाइज इतने इन्होंने क्लासिफिकेशन दे रखे हैं कि कोई व्यक्ति तो जीवित मिल ही जाता है। तो ये सारा जो है एक महिला के बारे में कुल मिला के 5 प्रोविजन है, ये उसके अकॉर्डिंग एक महिला की प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, बस उसके परिवार को। ठीक है, उसके बाद सर है ना, जैसे आपने बताया कि महिला जो होती है उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसका एब्सोल्यूट ऑनर होती है, तो वो किसी को भी कर सकती है। तो अगर वो चाहे इन सबको कि वो उसको पुत्र को भी नहीं देना, पुत्री किसी को नहीं देना है, और वो डायरेक्ट ट्रस्ट में देना चाहती है तो दे सकती है क्या सर? दे सकती है। एक महिला जो है अपने वैवाहिक संपत्ति में हिस्सा भी छोड़ सकती है, जबकि पुरुष के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि महिला के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर कोई महिला ये कहती है कि मुझे अपनी सदैहिक संपत्ति में अपने पिता की संपत्ति में से कोई भी हिस्सा नहीं चाहिए, मैं अपने भाइयों को वो प्रॉपर्टी वेव्स करती हूँ, छोड़ती हूँ, जिसको बोलते हैं हम हक त्याग, कर सकती है।
उसका राइट है, एब्सोल्यूट राइट। इसलिए तो मैं आपको सेक्शन 14 में उसको एब्सोल्यूट राइट है उस प्रॉपर्टी के बारे में, कोई उसको रोक नहीं सकता। लेकिन पुरुष जो है ऐसे काम नहीं कर सकता, उसको उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी मिल रही है उसको उसकी सहदायिकी को के हित को ध्यान में रखते हुए मिल रही है। यहाँ जो वो अपने आप की एब्सोल्यूट ओनर है, वो जैसा चाहे वो ट्रांजेक्शन कर सकती है, वो फ्री है, हर एक प्रॉपर्टी के बारे में फ्री है। महिला को इतना राइट दिया गया है जितना तो किसी को भी नहीं है। वो जैसा चाहे वो ट्रांजेक्शन कर सकती है, वो चाहे डोनेट करे, वो चाहे किसी एक व्यक्ति को दे, चाहे किसी एक पुत्र को दे, चाहे किसी एक पुत्री को दे, उसकी एब्सोल्यूट ओनर है वो। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चंस? चलिए मैं आप लोगों को एक टास्क दे रहा हूं कि सक्सेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, कई सारे इसमें छोटे छोटे रूल्स और भी हैं, कई सारे केसेस भी इसमें एप्लीकेबल होते हैं। एक 15-20 मिनट की क्लास में पॉसिबल नहीं है कि मैं सारे आप लोगों को बता पाऊं। आप लोग इसको पढ़ते रहिए, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो शाम को 5 बजे आप ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम ड्रॉप कर देना, छोड़ देना। टाइम का आप जरूर ध्यान रखिए, शाम को 5 बजे ही आप उसको ग्रुप में भेजें, ठीक है ना, ताकि जब मैं फ्री होऊंगा तो आपका जो भी आंसर है उसको दे दूंगा। अगली वीक में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दूंगा, जैसे मैंने आपको अभी तक 30 क्वेश्चन दिए हैं, एक लिंक बना के मैं आपको अगले शनिवार तक भेज दूंगा। उसमें सक्सेशन से रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन होंगे, उसको आप देख लेना, और जो भी आप उसके अकॉर्डिंग आपको ये भी पता लग जाएगा कि सक्सेशन आपको कितना समझ में आया, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? क्लोज करें क्लास? सर मेरे को ग्रुप में ऐड कर देना आप, मैंने आपको मैसेज किया है। एक सेकंड होल्ड रखना, आप एक सेकंड होल्ड रखो, एक सेकंड होल्ड रखो। ये मैसेज बॉक्स में मैं जो लिंक है वो मैंने डाल दिया है, आप ज्वाइन हो जाइए। ओके सर, थैंक यू। जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं है वो इससे ज्वाइन हो जाइए, और टाइम का आप थोड़ा ध्यान रखिए कि शाम को सिर्फ 5 बजे, ठीक है। अगर कोई मैसेज आता भी है तो आपको कोई उसका जनरली कोई रिप्लाई नहीं देना है, जैसे हाँ सर, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, नथिंग, ठीक है, आप इसको देख लीजिए, अदरवाइज दूसरे स्टूडेंट भी उससे डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन टाइम का थोड़ा सा ध्यान रखिए। कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो, इवन किसी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आपका प्रॉब्लम है और अगर मैं उसका सोल्यूशन कर सकता हूँ तो मैं कर दूंगा, लेकिन टाइमिंग का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है।